हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट नियम को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायो-सावर्ट का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलाम्ब का नियम और हमारा फैराडे का नियम करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स वो नियम है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और आप अपना नाम और आप किस जिले से हैं और आपका इस बार कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, बायो-सावर्ट का नियम क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं बायो-सावर्ट का नियम। किसी धारावाही चालक ए बी के कल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी एक चालक तार है। ये हमने ले लिया कि ए बी एक चालक तार है और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे एक अल्पांश दूरी ले ली। यहाँ से यहाँ तक अल्पांश मतलब कम, हमने यहाँ से यहाँ तक एक दूरी ले ली जिसका नाम हमने रखा डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु, हमने कोई यहाँ पे कोई बिंदु लगा दिया। अब इस बिंदु से यहाँ पर डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर, यहाँ पे हमने P कर दिया और यहाँ पे क्या है डेल्टा B। और देखिए डेल्टा एल और P के बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। और इनके बीच का कोण क्या होगा, यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसका नाम हमने थीटा रखा है। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, किसी धारावाही चालक ए बी के कल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डेल्टा B। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने चालक तार लिया था और इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने धारा प्रवाहित करी थी। अब हमने धारा प्रवाहित करी थी, अब हमने यहाँ पे एक अल्पांश दूरी ली जिसका नाम हमने क्या रखा, डेल्टा एल रखा। अब देखिए इस डेल्टा एल से यहाँ पर हमने कोई बिंदु मान लिया जिसका नाम हमने P रखा और इसको हमने इसमें मिला दिया। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एल से R दूरी पर बिंदु P है। अब बिंदु P के बिल्कुल ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा B, जिसको हमने क्या करना है, जिसे हमें ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पर एक कोण बना जिसका हमने नाम रख दिया थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लिखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, बायो-सावर्ट का नियम बहुत ही आसान है। बस हमें चित्र पता होना चाहिए और हमें ये 2-4 बात पता होना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। देखिए पहला हमारे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, I के। फिर से देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, I के। अब हम लिखते हैं, आप चित्र के माध्यम से देखते चलना, यहाँ पे डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती है, I के, कि चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा बह रही है तो इसके अनुक्रमानुपाती है। अब हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि पहले तो किसके, I के अनुक्रमानुपाती, फिर चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई यानी कि डेल्टा एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती हो। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके है, डेल्टा एल के। अब देखिए आगे हम क्या लिखते हैं, आगे हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण यानी कि थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और फ्रेंड्स, ज्या क्या होता है, ज्या का मतलब होता है साइन। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके है, साइन थीटा के। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे I क्या था, I अनुक्रमानुपाती था और डेल्टा एल क्या था, डेल्टा एल भी अनुक्रमानुपाती था। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर साइन थीटा भी अनुक्रमानुपाती था। लेकिन यहाँ पर जो R के वर्ग के यानी कि दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है अनुक्रमानुपाती किसके है, I डेल्टा एल के और साइन थीटा के। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है हमारा R स्क्वायर के। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, R स्क्वायर के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन चारों नियम को क्या कर देंगे, मिला देंगे।
तो जब हम इन चारों नियम को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई इंटू डेल्टा इंटू साइन थीटा अपॉन इंटू 1/r²। अब हम इनके आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन r²। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक हो जाएगा। तो देखिए नियतांक हो जाएगा तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन r²। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा बायो सावर्ट का नियम निकल कर आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले नियम को देखते हैं जो कि किरचॉफ का नियम। फ्रेंड्स ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है। किरचॉफ ने हमारे दो नियम देते हैं। पहला था प्रथम नियम जिसे हम धारा का नियम या संधि का नियम भी बोल देते हैं। दूसरा नियम है द्वितीय नियम वोल्टा का नियम जिसे हम बंद पाश का नियम भी बोल देते हैं। तो आपको दोनों नाम ही पता होने चाहिए इन दोनों नियम के, क्योंकि कई बार हमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का नाम क्या है, धारा नियम है, संधि का नियम है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम नियम का नाम है धारा नियम, संधि का नियम और द्वितीय नियम का नाम है वोल्टा का नियम, बंद पाश का नियम। अब देखिए प्रथम नियम क्या कहता है। प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। फिर से देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट से क्या होता है, ये संधियाँ क्या हो रही है, आपस में मिल रही हैं और इनमें क्या प्रवाहित हो रही है, इनमें प्रवाहित हो रही है धारा I1 I2 I3 I4 I5। इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है धारा। अब देखिए इसमें लिखा है ना प्रथम नियम धारा के नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि इन सभी का योग जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए I1 क्या है, संधि की ओर आ रही है तो फिर इसलिए I1 प्लस में हो जाएगा। अब I2 क्या है, ये भी संधि की ओर आ रही है तो इसलिए प्लस I2 हो जाएगा। अब I3 देखिए ये भी संधि की ओर आ रही है इसलिए प्लस I3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस I4 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये संधि से दूर जा रही है तो यहाँ पे इसलिए I4 आ गया, तो माइनस का I4। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का I5 क्यों आया, क्योंकि संधि से दूर जा रही है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पे माइनस में था तो हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा I4 प्लस I5। देखिए फ्रेंड्स ये था हमारा किरचॉफ का धारा नियम। देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए ये पिछले साल ऐसे करके न्यूमेरिकल आया था, यहाँ पे पूछ लिया था I1 की वैल्यू बताइए और यहाँ पे I2 की जगह 6 4 ये सब दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए संधि की ओर जा रही है तो धनात्मक और संधि से दूर जा रही है तो ऋणात्मक, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नियम है हमारा द्वितीय नियम जिसे हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यानी कि फिर से देख लीजिए द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा व संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये कोई परिपथ है, आपने मान लिया ये क्या है, ये हमारा कोई परिपथ है। अब इस परिपथ में क्या हो रहा है, इस परिपथ में यहाँ पे देखिए E1 यानी कि विद्युत वाहक बल E1 है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ I2 धारा बह रही है, ऐसे धारा बह रही है और यहाँ पे ऐसे बह रही है I2, यहाँ E2, R1 क्या है, R1 प्रतिरोध है, यहाँ पर R2 प्रतिरोध है और नीचे देखिए I1 प्लस I2 और यहाँ पे देखिए R3 प्रतिरोध है। अब देखिए ये नियम कैसे कार्य कर रहा है, ये नियम कर रहा है इस प्रकार। पहला नियम ऐसे, पहले बंद पाश में इस प्रकार और दूसरे बंद पाश में इस प्रकार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले बंद पाश में I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2, क्योंकि देखिए ये ऐसे कार्य कर रहा है ना, यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है इस प्रकार, यहाँ पे ऐसे बह रही है ना, तो इस प्रकार ये कार्य कर रहा है। तो I1 इंटू R1। अब देखिए माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि ये धारा क्या हो रही है, ये धारा इधर की साइड ना बह के इधर की साइड बह रही है, इसलिए यहाँ पे आ गया I2 माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा दूसरे बंधपाश में। तो दूसरे बंधपाश के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे बंधपाश के लिए हम करेंगे, देखिए ये भी इस प्रकार बह रहा है, यहाँ I2 इंटू R2, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया क्योंकि ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो बंधपाश है ये इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R3 कर दिया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए हम करेंगे इक्वल टू E2। तो ये हमारे पहले बंधपाश के लिए और ये हमारा दूसरे बंधपाश के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये नियम अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा अगला नियम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कूलाम का नियम बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने दो बिंदु आवेश ले लिए जिसका नाम हमने रखा Q1 और Q2। अब दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसमें क्या हो रहा है, ये दूरी है R। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 और Q2 के क्या अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि R के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कूलाम का नियम याद नहीं होगा तो बस आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए और आपको पता चाहिए F समानुपाती किसके, Q1 इंटू Q2 के। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए आपको पता होना चाहिए F